Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. तो बच्चों, आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही क्रूशल चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 12, इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस, यानी भारत को आज़ादी कैसे मिली। बच्चों, ये चैप्टर सिर्फ एक हिस्ट्री लेसन नहीं है, ये हमारे देश की, हमारे मॉडर्न इंडिया की नींव है, फाउंडेशन है। इस चैप्टर को समझे बिना आप आज के इंडिया को ठीक से नहीं समझ सकते। और हाँ, एग्जाम्स की बात करें तो दिस इज अ वेरी हाई स्कोरिंग टॉपिक। इससे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स, टाइमलाइंस सब कुछ बनता है। इसलिए एक एक पॉइंट, एक एक लाइन को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके समझेंगे। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है हमारा आज का रोड मैप। आज की क्लास में हमारा सफर इन 6 यानी 6 स्टेजेस से गुजरेगा। सबसे पहले हम देखेंगे डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस ग्रोज, कि आज़ादी की आवाज़ और तेज़ कैसे हुई। फिर हम जॉनी करेंगे द आइडिया ऑफ पाकिस्तान पर, ये कॉन्सेप्ट आखिर पैदा कैसे हुआ। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे प्लान्स, टॉक्स एंड फेलियर्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट के वो प्लान्स जो हिस्ट्री नहीं बना पाए। चौथा स्टॉप एक बहुत ही इमोशनल और डिफिकल्ट टॉपिक है, वायलेंस एंड पार्टीशन। फिर आएगी वो घड़ी जिसका सबको इंतजार था, अ न्यू नेशन इज बॉर्न, हमारे आज़ाद भारत का जन्म। और आखिर में हम रिफ्लेक्ट करेंगे फ्रीडम्स हैवी प्राइस, कि इस आज़ादी के लिए हमने क्या कीमत चुकाई। तो ये है हमारा कंप्लीट लेसन प्लान। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक। ओके बच्चों, चलिए अपने पहले सेक्शन में चलते हैं। हेडिंग है डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस ग्रोज। आपकी टेक्स्ट बुक की पहली लाइन कहती है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हैड बिकम मोर एक्सटेंसिव। इसका मतलब समझिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से 1945 तक, तो उस दौरान इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था, आज़ादी का संघर्ष, वो और भी एक्सटेंसिव हो गया था। एक्सटेंसिव मतलब और भी फैल गया था, विस्तारित हो गया था, आम लोगों तक पहुंच गया था। पता है क्यों? क्योंकि इस वॉर में ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बिना पूछे शामिल कर लिया था, जिससे इंडियंस में बहुत गुस्सा था। अगली लाइन कहती है, द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वॉज गेनिंग इट्स स्ट्रेंथ। इसका मतलब अब आज़ादी की मांग, द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। अब लोग सिर्फ छोटे मोटे रिफॉर्म्स नहीं, पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रहे थे। और इस बढ़ते हुए प्रेशर की वजह से द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग वेरियस प्लान्स फॉर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया। ब्रिटिशर्स को भी समझ आ गया था कि अब इंडिया को गुलाम बनाकर रखना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने मजबूर होकर इंडिया को आज़ादी देने के लिए अलग अलग प्लान्स बनाने शुरू कर दिए। अब इस फ्रीडम स्ट्रगल के 2 सबसे बड़े प्लेयर्स यानी 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थीं। पहली, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपकी बुक कहती है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता। इसका मतलब है कि कांग्रेस किसी एक रिलीजन, किसी एक धर्म की पार्टी नहीं थी। वो सभी धर्मों को, सभी कम्युनिटीज को बराबर मानती थी, इक्वल रिस्पेक्ट देती थी। इसलिए people of all caste and religion had taken part in the national struggle under the banner of Congress. हर जाति और धर्म के लोग इसमें शामिल थे। लेकिन इस यूनिटी से, इस एकता से ब्रिटिशर्स बहुत डरते थे। उन्होंने इस मूवमेंट को कमजोर करने के लिए अपनी सबसे पुरानी चाल चली, अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स के बीच गलतफहमी पैदा की, और इसी पॉलिसी का नतीजा था द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को 1906 में बनाया गया, जिसका मेन पर्पस था सिर्फ मुस्लिम्स के पॉलिटिकल और दूसरे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो आप देख रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस सबको जोड़ रही थी और दूसरी तरफ ब्रिटिश पॉलिसी ने एक ऐसी पार्टी को बढ़ावा दिया जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की बात करे। चलिए अब हम अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। बच्चों, ये जो पाकिस्तान का आइडिया है, ये अचानक से एक दिन में नहीं आया। ये धीरे धीरे डेवलप हुआ। एक सपने से शुरू होकर ये एक पॉलिटिकल डिमांड, एक राजनीतिक मांग बन गया। इसके पीछे 3 इंपॉर्टेंट लोगों का नाम आता है, जिनके पोर्ट्रेट्स आप स्लाइड पर देख सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली एंड बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए आगे देखते हैं कि इन तीनों ने इस आइडिया को कैसे आगे बढ़ाया। इस टाइमलाइन को बहुत ध्यान से देखिए, एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आ सकता है। स्टेप 1, 1930 में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, जो एक बहुत फेमस पोएट और फिलोसोफर थे, सारे जहां से अच्छा उन्हीं ने लिखा है। उन्होंने सबसे पहले एक थॉट सामने रखा, एक विचार, कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में एक अलग इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट होना चाहिए। यह अभी सिर्फ एक आइडिया था। स्टेप 2, उसके बाद कैम्ब्रिज के एक स्टूडेंट चौधरी रहमत अली ने इस आइडिया को एक नाम दिया, पाकिस्तान। पी से पंजाब, ए से अफगानिया यानी NWFP, के से कश्मीर, एस से सिंध और तान से बलूचिस्तान। उन्होंने इन इलाकों को जोड़कर पाकिस्तान नाम बनाया। स्टेप 3,
और फिर इस आइडिया और नाम को एक पावरफुल पॉलिटिकल डिमांड में बदला बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने। उन्होंने टू नेशन थ्योरी दी और इसके बेसिस पर एक अलग देश पाकिस्तान की मांग को मुस्लिम लीग का ऑफिशियल गोल बना दिया। तो सीक्वेंस याद रखिएगा, इकबाल का थॉट, रहमत अली का नाम और जिन्ना की थ्योरी एंड डिमांड। तो ये टू नेशन थ्योरी थी क्या? इसे हिंदी में दो राष्ट्र सिद्धांत भी कहते हैं। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। इस पर शॉर्ट नोट जरूर आता है। ये थ्योरी कहती थी कि इंडिया में सिर्फ एक नेशन नहीं बल्कि दो अलग अलग नेशंस रहते हैं, एक हिंदू नेशन और एक मुस्लिम नेशन। उनका कहना था कि इन दोनों के कल्चर, रिलीजन, हिस्ट्री सब कुछ इतना अलग है कि ये एक साथ एक देश में नहीं रह सकते, और इसलिए मुस्लिम्स को अपना एक अलग देश मिलना ही चाहिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान। इस थ्योरी को पॉपुलर करने के लिए जिन्ना और मुस्लिम लीग ने ये प्रोपेगेंडा यानी झूठा प्रचार भी शुरू कर दिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है और वहां मुस्लिम्स के इंटरेस्ट सेफ नहीं है, जबकि सच ये था कि कांग्रेस में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे बहुत बड़े मुस्लिम लीडर्स थे। लेकिन इस थ्योरी ने दो कम्युनिटीज के बीच बहुत गहरी दरार डाल दी। अब जब सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई, एक तरफ आज़ादी की मांग, दूसरी तरफ पार्टीशन की मांग, तो ब्रिटिशर्स ने कुछ सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की। सो आवर नेक्स्ट सेक्शन इज प्लान्स, टॉक्स एंड फेलियर्स। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के फ्यूचर को लेकर क्या-क्या प्लान्स पेश किए, उन पर क्या बातचीत हुई और आखिर में वो सब फेल क्यों हो गए। ये सेक्शन कॉज एंड इफेक्ट से भरा हुआ है, इसलिए ध्यान से समझना। इस सीरीज में सबसे पहला प्लान था वेवल प्लान। जून 1945 में इंडिया के उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड वेवल ने ये प्लान पेश किया। आप उनकी तस्वीर स्लाइड पर देख सकते हैं। इस प्लान का मकसद था कि आज़ादी से पहले एक इंटरिम अरेंजमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए जिसमें इंडियंस की भागीदारी हो। चलिए देखते हैं कि इस प्लान में क्या-क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। देखिए, वेवल प्लान के दो मेन प्रोविजंस थे। पहला, इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, मुस्लिम्स, दलित्स एंड माइनॉरिटीज शुड बी गिवन प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब है कि जो केंद्रीय और प्रांतीय सरकारें बनेंगी उसमें मुस्लिम्स, दलित्स और दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटीज को सही प्रतिनिधित्व यानी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। फेयर इनफ। दूसरा पॉइंट बहुत क्रूशल था। There will be equal number of Hindu and Muslim members in Viceroy's Executive Council। यानी वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो उस वक्त की कैबिनेट की तरह थी, उसमें हिंदू और मुस्लिम मेंबर्स की संख्या बिल्कुल बराबर होगी। इवन दो हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा थी, उन्होंने इक्वालिटी का फॉर्मूला दिया ताकि मुस्लिम लीग को ट्रस्ट में लिया जा सके। तो जब प्लान इतना बैलेंस लग रहा था तो आखिर ये फेल क्यों हुआ? इसका रीजन था एक डेडलॉक, एक ऐसी सिचुएशन जहां कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। इस प्लान को डिस्कस करने के लिए शिमला में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। वहां पर बैरिस्टर जिन्ना इंसिस्टेड दैट ओनली द मुस्लिम लीग शुड हैव द राइट टू सजेस्ट द नेम्स ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स। जिन्ना ने ये जिद पकड़ ली कि वाइसरॉय की काउंसिल में जो भी मुस्लिम मेंबर्स होंगे उन सब के नाम सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग ही देगी। उनका कहना था कि इंडिया के मुस्लिम्स की अकेली रिप्रेजेंटेटिव पार्टी मुस्लिम लीग है। लेकिन कांग्रेस अपोज्ड इट। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी थी, उसमें मौलाना आज़ाद जैसे खुद बड़े मुस्लिम नेता थे। कांग्रेस का कहना था कि हम सभी कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमें भी मुस्लिम मेंबर्स नॉमिनेट करने का हक है। इस एक बात पर जिन्ना और कांग्रेस के बीच इतना बड़ा डेडलॉक हो गया कि पूरा वेवल प्लान फेल हो गया। वेवल प्लान के फेल होने के बाद एक आखिरी सीरियस कोशिश हुई इंडिया को यूनाइटेड रखने की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, ब्रिटेन में इलेक्शंस हुए और क्लेमेंट एटली नए प्राइम मिनिस्टर बने। उनकी लेबर पार्टी इंडिया को आज़ादी देने के फेवर में थी, तो उन्होंने मार्च 1946 में अपने 3 सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स का एक डेलीगेशन इंडिया भेजा। आप स्लाइड पर उनकी तस्वीर देख सकते हैं, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। इस डेलीगेशन को ही कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इनका काम था इंडिया की आज़ादी का एक फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार करना। कैबिनेट मिशन में दो बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थीं जो ब्रिटिश पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट दिखाती थीं। Point number 1, the right of Indian people to draft their own constitution was recognized। यानी पहली बार ब्रिटिशर्स ने ऑफिशियली ये मान लिया कि भारतीय लोगों को अपना संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाने का पूरा हक है। ये बहुत बड़ी जीत थी। Point number 2, it was also made clear that the issue of minorities will not come in the way of India's independence। यानी अब ब्रिटिश सरकार माइनॉरिटीज का बहाना बनाकर आज़ादी को और डिले नहीं करेगी। उन्होंने साफ कर दिया कि आज़ादी तो मिलकर रहेगी। लेकिन इतने अच्छे इंटेंशंस के बावजूद कैबिनेट मिशन भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, ये भी फेल हो गया। क्यों?
रीजन स्लाइड पर क्लियर है। दोनों ही मेजर पार्टीज ने इसको पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया। सम ऑफ द प्रोविजंस इन द प्लान वर नॉट एक्सेप्टेबल टू द कांग्रेस। कांग्रेस को इसके कुछ प्रोविजंस, जैसे कि प्रोविंसेस को बहुत ज़्यादा पावर देना, ठीक नहीं लगे। उन्हें डर था कि इससे इंडिया कमज़ोर हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स, सो द मुस्लिम लीग वाज अनसैटिस्फाइड। क्योंकि इस प्लान ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग को सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए मुस्लिम लीग इससे बिल्कुल नाखुश थी। तो क्योंकि दोनों ही मेजर पार्टीज ने इसको फुली एक्सेप्ट नहीं किया, ये प्लान भी आखिर में फेल हो गया। और इस फेलियर के बाद देश में माहौल बहुत खराब हो गया। अब जब सारी बातचीत, सारे प्लान, सारी नेगोशिएशंस फेल हो गई, तो देश का माहौल बहुत बिगड़ गया। हमारा अगला सेक्शन इसी बारे में है, वायलेंस एंड पार्टीशन। ये वो दौर था जब पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट यानी राजनीतिक मतभेद अब हिंसा में, वायलेंस में बदल गया। ये इंडिया की हिस्ट्री का एक बहुत ही ट्रैजिक, एक बहुत ही दुख भरा पन्ना है। जब मुस्लिम लीग को लगा कि कैबिनेट मिशन प्लान से उन्हें पाकिस्तान नहीं मिलेगा, तो उन्होंने सीधी कार्यवाही करने का फैसला किया। अकॉर्डिंगली 16 अगस्त 1946 was declared to be observed as Direct Action Day by the Muslim League। उन्होंने इस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। डायरेक्ट एक्शन का मतलब था कि अब हम बातों से नहीं, सीधे एक्शन से अपनी पाकिस्तान की मांग को पूरा करवाएंगे। ये एक तरह से खुली धमकी थी। और इस डायरेक्ट एक्शन डे का नतीजा बहुत ही भयानक, बहुत ही डरावना निकला। द फॉलोअर्स ऑफ मुस्लिम लीग रिजॉर्टेड टू वायलेंट वेज। मुस्लिम लीग के सपोर्टर्स सड़कों पर उतर आए और उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया। इसके बाद पूरे देश में, खास करके बंगाल, बिहार और पंजाब में हिंदू मुस्लिम राइट्स यानी भयानक दंगे फैल गए। बंगाल के नोआखाली जैसे इलाकों में मैसेकर्स हुए, यानी बड़े पैमाने पर हजारों लोगों को मार दिया गया। इट वॉज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जब पूरा देश नफरत और हिंसा की आग में चल रहा था, तब एक 77 साल का बुजुर्ग आदमी था जो शांति का पैगाम लेकर चल रहा था, महात्मा गांधी। टू स्टॉप दिस वायलेंस, गांधी जी वेंट देयर विदाउट गिविंग एनी थॉट टू हिज ओन लाइफ। गांधी जी अपनी जान की परवाह किए बिना उन दंगे वाले इलाकों में, जैसे नोआखाली, पैदल गए। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू एस्टैब्लिश पीस देयर। उन्होंने वहां हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज के बीच शांति स्थापित करने की, अमन कायम करने की पूरी कोशिश की। ये उनकी हिम्मत और उनके उसूलों की सबसे बड़ी मिसाल थी। इस हिंसा के बीच वाइसरॉय वेवल ने एक इंटरिम गवर्नमेंट यानी अंतरिम सरकार बनाई। इस गवर्नमेंट का काम था आज़ादी तक देश का प्रशासन संभालना। इस गवर्नमेंट के हेड बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। शुरू में मुस्लिम लीग ने इसमें शामिल होने से साफ मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने अपना डिसीजन बदला और गवर्नमेंट ज्वाइन कर ली। लेकिन उनका मकसद गवर्नमेंट चलाना नहीं, बल्कि उसे फेल करना था। But since the leaders of Muslim League adopted the policy of obstruction, hence the interim government could not work smoothly. उन्होंने हर काम में, हर डिसीजन में बाधा डालने की, ऑब्स्ट्रक्शन की पॉलिसी अपनाई। इस वजह से ये इंटरिम गवर्नमेंट कभी ठीक से काम ही नहीं कर पाई और देश की प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। अब हम फाइनल फेज में आ चुके हैं। सारी कोशिशें, सारी टॉक्स फेल हो चुकी थीं। हिंसा चरम पर थी। अब एक डिसाइसिव, एक आखिरी फैसला लेने का वक्त आ गया था। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है अ न्यू नेशन इज बॉर्न। इसमें हम पावर ट्रांसफर के फाइनल स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। माहौल अब डिसाइसिव हो चुका। इस सिचुएशन को देखते हुए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर एटली ने अनाउंस कर दिया कि ब्रिटिशर्स जून 1948 से पहले इंडिया को आज़ाद करके चले जाएंगे। उन्होंने डेडलाइन दे दी और इस पावर ट्रांसफर को स्मूथली मैनेज करने के लिए लॉर्ड माउंटबैटन को इंडिया का आखिरी वाइसरॉय बनाकर भेजा गया। माउंटबैटन ने आते ही इंडिया के सभी बड़े लीडर्स नेहरू, पटेल, जिन्ना सबसे बात की और सिचुएशन को असेस करने के बाद एक फाइनल प्लान बनाया, जिसे हिस्ट्री में द माउंटबैटन प्लान के नाम से जाना जाता है। माउंटबैटन प्लान में बिल्कुल साफ साफ लिखा था, द क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एज टू इंडिपेंडेंट नेशंस। यानी इस प्लान ने पार्टीशन को, देश के बंटवारे को एक ऑफिशियल प्रपोजल बना दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो हमेशा से देश की यूनिटी, देश की एकता के लिए लड़ी थी, उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। उन्होंने इसका विरोध किया। बट द मुस्लिम लीग रिमेन्ड एडमेंट ऑन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने की अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिर में इतने दंगों, इतनी हिंसा और ब्लडशेड के बाद कांग्रेस के पास नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ पार्टीशन विद कंप्लीट हेल्पलेसनेस। यानी उनके पास पूरी मजबूरी में एक टूटे हुए दिल से इस पार्टीशन के फैसले को मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। माउंटबैटन प्लान को लीगल फॉर्म देने के लिए, उस पर कानूनी मोहर लगाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बहुत तेजी से काम किया और 18 जुलाई 1947 को एक कानून पास किया।
इस कानून का नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसी एक्ट ने इंडिया की आज़ादी और पार्टीशन को लीगली फाइनलाइज कर दिया। ये वो डॉक्यूमेंट था जिसने 150 साल की ब्रिटिश रूल को ऑफिशियली ख़त्म किया। इस एक्ट के मेन प्रोविजंस क्या थे? बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, 15 अगस्त 1947 को इंडिया और पाकिस्तान दो नए आज़ाद देश बनेंगे। दूसरा, इन देशों पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, ये दोनों देश सॉवरेन होंगे। तीसरा, जो 560 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स यानी राजा महाराजाओं के राज्य थे, उन पर से भी ब्रिटेन की सुप्रीमेसी यानी सर्वोच्चता खत्म हो जाएगी। और चौथा और सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट, प्रिंसली स्टेट्स हैव द राइट टू जॉइन इंडिया, पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। यानी इन राज्यों को ये चॉइस दी गई कि वो चाहे तो इंडिया ज्वाइन करें या पाकिस्तान ज्वाइन करें या फिर आज़ाद रहें। इसी पॉइंट की वजह से आगे चलकर कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ जैसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हुईं, जिसके बारे में सरदार पटेल ने काम। और फिर वो ऐतिहासिक, वो हिस्टोरिक दिन आया। 14 अगस्त 1947 की रात को दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग चल रही थी। पूरा देश जाग रहा था। और तब एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर इंडियाज इंडिपेंडेंस केम टू एन एंड। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, इंडिया की गुलामी का, उसकी डिपेंडेंस का अंत हो गया। पंडित नेहरू ने अपनी फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी। उस रात पूरे देश में ब्रिटेन का झंडा यूनियन जैक नीचे उतारा गया और उसकी जगह हमारा प्यारा तिरंगा दी इंडियन ट्राइकॉलर फ्लैग शान से लहराया गया। यह सिर्फ झंडा बदलना नहीं था, ये एक सिंबल था, एक प्रतीक था। इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द 150 years ऑफ स्लेवरी। लगभग 150 साल की गुलामी का अंधेरा खत्म हुआ और एक नए आज़ाद भारत का जन्म हुआ। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये आज़ादी खुशियों के साथ साथ बहुत सारा दुख भी लेकर आई। हमारा लास्ट सेक्शन इसी रिफ्लेक्शन पर है, फ्रीडम्स हेवी प्राइस। हमने आज़ादी के लिए क्या कीमत चुकाई? इसका सबटाइटल है द सॉरो मिक्स्ड विद जॉय, यानी खुशी में मिला हुआ गम। आज़ादी एक खुशी थी, लेकिन पार्टीशन एक बहुत बड़ा गम। आपकी बुक में एक बहुत गहरी लाइन लिखी है, द जॉय ऑफ अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम वॉज नॉट अनटेंटेड। इसका मतलब है कि आज़ादी मिलने की जो खुशी थी वो अनटेंटेड नहीं थी। अनटेंटेड का मतलब होता है बेदाग, जिस पर कोई दाग ना हो। लेकिन हमारी आज़ादी की खुशी पर पार्टीशन का, बंटवारे का और उस वक्त हुए भयानक दंगों का बहुत गहरा दाग था। ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा माइग्रेशन हुआ। लाखों लोगों को अपने घर, अपनी ज़मीन, सब कुछ छोड़कर रेफ्यूजी बनना पड़ा। लाखों लोग मारे गए। ये आज़ादी की एक बहुत बड़ी, बहुत भारी कीमत थी। एक आखिरी सवाल, जब 15 अगस्त को पूरा देश, खास करके दिल्ली, आज़ादी का जश्न मना रहा था, तो इस आज़ादी के सबसे बड़े हीरो महात्मा गांधी कहाँ थे? वो दिल्ली में नहीं थे। इंस्टेड ऑफ जॉइनिंग द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, गांधी जी वॉज स्ट्राइविंग हार्ड इन बंगाल। वो उस वक्त बंगाल के दंगाग्रस्त इलाकों में थे। हिंदू मुस्लिम्स के बीच नफरत को खत्म करके शांति कायम करने की कोशिश कर रहे थे। उनके लिए इंसानियत का धर्म किसी भी जश्न से, किसी भी सेलिब्रेशन से बहुत बड़ा था। और आज़ादी के सिर्फ 6 महीने बाद 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की नाथूराम गॉडसे ने निर्दयता से हत्या कर दी। ही वॉज असैसिनेटेड। गांधी जी ने अपनी पूरी जिंदगी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम किया। ही स्ट्रोव डे एंड नाइट टू प्रिजर्व हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द सेम। उन्होंने इसी एकता के लिए, इसी यूनिटी के लिए दिन रात काम किया और आखिर में इसी के लिए अपनी जान दे दी। उनकी मौत उनके जीवन के मिशन का ही प्रतीक बन गई। तो चलिए एक क्विक कलरफुल रिकैप करते हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान की डिमांड इकबाल के एक आइडिया से शुरू होकर जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी के साथ एक पॉलिटिकल रियलिटी बन गई। फिर ब्रिटिशर्स के वेवेल प्लान और कैबिनेट मिशन जैसे प्लान्स फेल हो गए क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में अग्रीमेंट नहीं हो पाया। आखिर में माउंटबैटन प्लान के तहत इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने इसे लीगल बना दिया। 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद तो हो गया, लेकिन आज़ादी के साथ पार्टीशन की ट्रेजेडी, भयानक हिंसा और आखिर में गांधी जी का असैसिनेशन का दुख भी हमें झेलना पड़ा। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर ऑन इंडियाज इंडिपेंडेंस। एंड में मैं आपसे एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ। स्लाइड पर देखिए, What lessons from our freedom struggle can help us build a better India today? हम अपने आज़ादी के संघर्ष की अच्छी और बुरी दोनों बातों से ऐसे कौन से सबक, कौन से लेसन सीख सकते हैं जो आज एक बेहतर, एक स्ट्रॉन्गर इंडिया बनाने में हमारी मदद करें? इस पर ज़रूर सोचना। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity.